आदरणीय अध्यक्ष जी, साथियों, असल में 2 दिन से जो हम विमर्श कर रहे हैं और आप लोगों ने भी ग्रुप चर्चा के बाद जो सवाल जो सुझाव रखे हैं उन्हीं में ही अपने काम निकलते हैं। और एक बड़ी बात तो ये है कि हम एक एक कदम अगर बढ़ाते हुए अपने काम को सुनियोजित संगठित करेंगे तो अचीवमेंट ज़्यादा आने की उम्मीद है। और हमारी अचीवमेंट के लिए कोई टारगेट ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे 1, 2, 3 ये 4 बिंदु हैं। जब बात पूरे समाज परिवर्तन की आती है तो उसके लिए बहुत सारे काम हैं जिनको कल से लेकर के अभी तक हम मेरे से पूर्व लास्ट वक्ता तक सारी बातें आपके बीच में आई हैं। उन चीज़ों को लेकर के जब सांगठनिक तौर तरीकों की बात आती है तो उस सांगठनिक तौर तरीकों में कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष है वो आता है प्राथमिकता का। हमारी प्राथमिकता क्या हो और वो प्राथमिकता कैसे तय करें जब इतना सारा हमारे चारों ओर उलझा पुलझा वातावरण है। उस वातावरण में हमारी प्राथमिकता कैसे तय, और वो प्राथमिकता जब तय होगी तो फिर रास्ते निकलते हैं। घर में शादी आ जाए ना तो शादी के दौरान इतना बर्डन होता है पूरे परिवार पे, किसी को ऐसी मानी, लेकिन वो और आखिरी समय तक शादी निपट जाती है लेकिन काम पेंडिंग रहते हैं। ये अलग बात है, लेकिन बहुत सारे काम संयोजित भी कर लिए जाते हैं, निपटा भी दिए जाते हैं। मतलब शादी के दिन तो कोई कार्य नहीं बांटा जाता, शादी से पहले हो जाता है ये काम, तो चाहे कैसे भी किया जाए किया तो जाता है ना। तो इस तरीके से जब हम अपने काम को यूं रेखांकित कर लेंगे कि ये हमारा काम और कैसा वातावरण हम चाहते हैं, ये सारी इस प्रक्रिया में हमारी 2 दिन से चर्चा हुई। हालांकि ये चर्चा भी कोई सफिशिएंट भी, बहुत सारी चर्चाएं और हो सकती हैं, होनी चाहिए, जिसकी और लास्ट के शब्दों में प्रमोद जी को इशारा कर रहे थे कि यहीं से सारी चीज नहीं बताई जा सकती ना, यहाँ के भी कोई पूर्व के इतने ज्यादा ठोस अनुभव हम कह सकते, लेकिन बहुत सारे काम नीचे से करते हुए हम ऐसी स्थिति के उदाहरण पेश कर सकते हैं जो बदलाव के बने हैं। कभी कभी आपको अखबारों में किसी का आर्टिकल या किसी के जीवन परिचय के ऊपर कोई जानकारी मिल सकती है, कोई पर्यावरण को लेके, कोई और दूसरी चीज को लेके किसी की उपलब्धियां, तो वो एक टारगेट है। लेकिन आप समाज परिवर्तन का टारगेट कर रहे हैं तो इस टारगेट को हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि हरियाणा विज्ञान विज्ञान समिति के तौर पे हम अपनी सदस्यता करते हैं और उस सदस्यता के अंदर पुरुष भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है, लेकिन हमारा ध्यान आम सदस्यता पे कम जाता है, बल्कि सदस्यता के उपरांत हमने जो कमेटी बना ली उस कमेटी तक ही केंद्रित रहता है। और कई बार दुखद पहलू यह होता है कि उस कमेटी में महिलाएं बहुत कम होती हैं, और अगर महिलाएं होती भी हैं तो प्रधान सेक्रेटरी नहीं होती हैं। यूनिट के लेवल पे बहुत अपवादित मिलेगा कि प्रधान और सेक्रेटरी दोनों महिलाएं हो। हरियाणा में कोई भी हमारी एक यूनिट नहीं मिलेगी जिसमें हमारी भी किसी भी संगठन की नहीं मिलेगी, केवल महिलाओं का संगठन हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा संगठन जिसमें पुरुष महिला इकट्ठे काम करते हो तो महिला और दोनों प्रधान और सेक्रेटरी महिला नहीं। और अगर कोई मत जुटा भी ले बनने की तो हमें यूं कहने लग जाते हैं कि दोनों महिलाओं से काम नहीं चलेगा, दोनों महिलाएं दिक्कत, मतलब वो संकट में आ जाएगी, समय का भाव है, फला है, दिमाग का है। तो ऐसा सोचिए कि इस तरह की परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं तो हमारा एक टारगेट तो यही बन जाता है कि महिलाओं को जो नेतृत्वकारी भूमिका में लाना है तो हमारी सदस्यता को हम जाते ही एक बार चिन्हित करें और चिन्हित करते हुए उन महिलाओं की स्पेशल मीटिंग आयोजित करें, स्पेशल विमर्श के रास्ते निकालें। और ये जो विमर्श हुआ है साक्षरता आंदोलन से समता, साक्षरता और समता आंदोलन से अब तक का, इसके जो उतार चढ़ाव के जितने पड़ाव आए हैं वो आपके बीच में रखे गए हैं, बहुत सारे नहीं भी रखे गए। हालांकि 1999 का जो जत्था है उसमें तो केवल सूचनाएं दी गई हैं,
वो उस जत्थे ने क्या किया हुआ तो पूरा विमर्श नहीं आया बीच में। तो वहां से दोबारा से जैसे हम आगे बढ़े और आज जिस तरह के और उतार चढ़ाव उनको लेते हुए तो मतलब स्वाभाविक बात है कि पिछले 30 से 35 सालों के सफर को एक दिन में या एक वक्ता के द्वारा, कुछ वक्ताओं के द्वारा 2 दिन में नहीं बताया जा सकता। उसको आत्मसात करने के कंटिन्यूटी के दूसरे तरीके हैं। इसलिए उस मेंबरशिप को हम एक बार देखें। उस मेंबरशिप में जो हमारी महिलाएं हैं और उसके अलावा जो हमारे से छूट गई हैं किन्हीं कारणों से, प्रमोद जी इशारा कर रहे थे कि जिनकी शादियां हो गई हैं, ऐसा भी नहीं कि शादियां होने के बाद सारी ही दूर चली गई, एक आध कहीं कहीं मिल भी जाएंगी। ऐसा भी हुआ होगा कि हमारा कार्यकर्ता आंदोलन का था और उसकी पत्नी फिर बाद में इस हमारे आंदोलन से जुड़ गई, ऐसा भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें देखने की और समझने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारे सामने यूं चैलेंज होगा कि ये जो महिलाओं की पार्टिसिपेशन बेशक आज हम चिंता प्रकट कर रहे हैं कि हमने यहाँ रेखा जो चिन्हित करी थी महिलाएं, जिनकी संख्या लगभग 40-45 के आसपास होनी थी, वो संख्या कम हो गई। इन्हीं कारणों से अनीता जी बिल्कुल एक संकेत दे रही थी कि उनकी अपनी मजबूरियों को, उन स्थितियों को भी आंकलन करना चाहिए। केवल न्यू लाना देगा काम को चलता कि वो क्यों नहीं आई या ऐसी क्या बात होगी, तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो एक तो बिंदु यो है कि महिलाओं को हमने लिस्टिंग करना चाहिए, उनकी जाते ही मीटिंग करनी चाहिए। सबसे पहले ये होगा कि जिला की मीटिंग हम आयोजित करें, जिला की मीटिंग में इस बात को लेके चलें। हो सकता है हमारे में से कुछ जिला कमेटी सदस्य ही ना हो, तो ऐसी अगर स्थिति है तो वो उसको हम कैसे वहां तक लेके जाएंगे, ये एक काम बनता है। दूसरा काम, ये जो आपको किट दी गई, इस किट में एक पुस्तिका डाली गई है, जिला विमर्श कुछ समसामयिक मुद्दे, 7 लेखकों के लेख हैं इसमें। हम जो लोग यहाँ उपलब्ध हैं, हम यो नियम एक बार यो संकल्प ले लें कि अगले 1 हफ्ते में या 15 दिन में इन सारे लेखों को पढ़ें। एक बार खुद पढ़ लें, उसको आत्मसात कर लें, उसको नोट बना लें और उस नोट को लेके जो आपकी अगली मीटिंग होगी, जिला की होगी, यूनिट के लेवल की होगी, आपका ब्लॉक कमेटी तो वहां होगी, वहां इनमें से किसी एक बिंदु पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। और ये शुरुआत लगातार हम अगले 7 बार की मीटिंगों में करेंगे। यानी कि अगर आप 15 दिन में भी एक बार मीटिंग करते हैं तो 3-3.5 महीने का, 4 महीने का एक टाइम होगा। तो इस दौरान आप ये विमर्श को आगे बढ़ाएंगे। ये पुस्तिका वेस्टेज नहीं जाए, हालांकि ये पुस्तिका 2001 में लिखी गई थी और 2001 में आज 23 साल हो गए, 24 साल हो गए। 24 साल पहले जो स्थिति थी आज उससे भयंकर स्थिति हुई है, बेहतर की हुई है, तो वो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन इस 24 साल में एक और विशेष बात है, इस 24 साल में परिवर्तन बहुत तेज गति से हुए हैं। 24 साल पहले मोबाइल नहीं था 99% लोगों के पास, 2003-4 के बाद मोबाइल आया है सबके पास। तो मोबाइल के बाद जो स्थिति बदली है और उससे पहले की जो स्थिति थी, इसको आपने समझने की जरूरत है कि ये जो परिवर्तन आया है, यहाँ जो पीढ़ी बैठी है, जो 50+ उम्र की पीढ़ी होगी, उसने बहुत सारे जीवंत परिवर्तन देखे। जो अगली पीढ़ी है उसने कुछ परिवर्तन नहीं देखे, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन अब वो आगे देखेगी, बहुत तेज गति से होते हुए परिवर्तन देखेगी जो आ रहे हैं। क्योंकि जो मतलब आज के दिन 18 या 20 साल का है, उसने तो 1995 की बाढ़ नहीं देखी है। अब जिसने 1995 की बाढ़ नहीं देखी तो तबाही का तो मंजर उसके सामने नहीं आ सकता। तो ऐसे ऐसे भी हमने देखना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने 2020 का कोरोना काल देख लिया, वो आने वाले समय में जब अपनी याददाश्त बताएगा कि वो क्या था, तो वो अलग तरह की स्थिति होगी। तो इस प्रकार हमें देखने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे जो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बात करें तो मुख्य तौर पे ज्ञान विज्ञान आंदोलन, इसके नीचे एक शब्द लिखा ज्ञान विज्ञान आंदोलन मुख्य है उसका। ज्ञान विज्ञान आंदोलन में केवल हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति नहीं है, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, हरियाणा विज्ञान मंच, जतन नाट्य केंद्र, ये मुख्य हैं इसके। और फिर हमारी जिला कमेटियां हैं और हैं। तो ये जो ज्ञान विज्ञान आंदोलन के घटक हैं, इनके अलग अलग तरीके से बहुत सारे काम हैं। तो उन्होंने बहुत सारी पिछले दौर में, इसलिए 1992 में जब हम लिटरेसी का प्रोग्राम की बात करें, 90 से जब बात करें, पानीपत में पहली बार आया, उसके बाद बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया है और कई पुस्तकों का जिक्र आया। करवा का वर्त जिक्र आया, कुछ और जिक्र आया, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी किताबें हैं। उन किताबों को दोबारा से हम
चिन्हित करा, विशेषकर जो महिलाओं से जुड़ी किताबें हैं, महिलाओं के मसलों से जुड़ी हैं, उनको लेकर के हम पठन पाठन का, एक साथी ने अभी बाद में चर्चा करते हुए लर्निंग सेंटर की बात आई। लर्निंग सेंटर तो सबसे बेहतरीन जगह हो सकती है जहां हम हर रोज या हर तीसरे दिन या हर हफ्ते कोई भी टाइम बाउंड करके पठन पाठन कर सकते हैं, और उस पठन पाठन करते हुए हम वहां योजना बना सकते हैं कि पूरे एक साल का कैलेंडर बनाइए। उस एक साल के कैलेंडर में ये देखिए कि महिलाओं से जुड़े दिवस कौन से हैं। उन महिलाओं से जुड़े दिवस पे तो स्पेशल महिलाओं की बात कर लें, लेकिन जो अन्य दिवस हैं उन दिवसों पे भी महिलाओं के मुद्दे कैसे जुटाए जा सकते हैं, ये करी जा सकती है। नया साल आने वाला है, पहला दिन नया साल में 3 जनवरी बनता है, सावित्रीबाई फुले की जयंती है। कुछ उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, तो हम यहाँ सोच सकते हैं कि उस जयंती पे हमारा क्या रोल हो सकता है, क्या काम कर सकते हैं। 8 मार्च को पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जाता है, हम विचार कर सकते हैं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल एक बड़ा नाम हुआ है, उसकी जयंती को हम देख सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट, अभी 7 नवंबर गया, 7 नवंबर को मैरी क्यूरी का जन्मदिन था, या सीवी रमन का भी हम कहते हैं, तो ये दोनों के जन्मदिन है इस दिन, तो इन दिनों को हम देख सकते हैं। तो पूरी साल का एक बार व्यक्तिगत लेवल पे करते हुए, उसको सांगठनिक प्रक्रिया में डालते हुए हम योजना बनाएं कि उन पर हम क्या कर सकते हैं। क्या करने का मतलब जरूरी नहीं कि जिला स्तर पे होगा, आप किसी गांव में, किसी यूनिट के लेवल पे, किसी ब्लॉक के लेवल पे, किसी जिला का लेवल पे ऐसा आयोजन कर सकते हैं। और ये करेंगे तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन तो बकोर कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, परिवार में कर लें, परिवार के बीच में भी तो विमर्श खोला जा सकता है। जो ये बार बार एक चीज आ रही है ना सामने, ये बड़ी संवेदनशील है कि केवल युवाओं का मसला नहीं है, मतलब ऐसे मसलों पे किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए जगह नहीं है गाँव नगर में। अगर वो बात कर ले, वो अट्रैक्शन केवल युवाओं का नहीं होता, बड़ों का भी तो अट्रैक्शन हो सकता है युवाओं के प्रति, तो वो उस पर कहाँ बात करें, कैसे करें। तो ये सारी चीजें हमें देखने, और अट्रैक्शन का केवल एक मतलब नहीं है, बहुत सारे संदर्भ हैं। कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी बच्चे में उसकी खेल की क्वालिटी को देखकर उसको आगे बढ़ाना चाहता है, उसको समय देना चाहता है, तो वो कैसे आगे बढ़े। हम सुबह सुबह पार्क में जाते हैं, रिटायर फौजी हैं, वो ये देखता है कि ये जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं ना, ये गलत तो नहीं कर रहे, और वो गलत नहीं कर रहे, उसको ठीक करने के लिए पहुंच जाता है जबरदस्ती। अरे भाई तुम ऐसे नहीं गलत कर रहे हो, वो हमने भी महसूस किया, अगर उसकी एक्सरसाइज को एक्सरसाइज करने वाले एक बार एक्सेप्ट कर लें, वो 1 महीने में उसका वजन घटा सकता है, इतनी बेहतरीन तरीके से करता है। लेकिन गलत क्यों कर रहे हो, उसको बड़ी दिक्कत होती है इस बात में। तो मतलब ऐसे ऐसे देखा जा सकता है, बहुत सारे ऐसे युवा हो सकते हैं जिनकी ऐसी। फिर उसके साथ ये दिवसों की भी जब हम बात करें हैं, एक टारगेट, मतलब टारगेट की भी बात है कि टारगेट बना के भी चलना पड़ेगा। हम यहाँ 6 जिलों के लोग हैं, मतलब इन 6 जिलों में कम से कम हम यहाँ से जाते ही विद इन मंथ, अगर 15 दिन में हो जाए अच्छी बात है, हम कम से कम अपना समता कोर जरूर बनाएं। समता कोर, मतलब समता कोर की फिजिकल मीटिंग संभव होगी, फिजिकल करें, अन्यथा व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उसमें भी हम विमर्श कर सकते हैं कि 6 जिले हम न्यू कह देंगे, हमारे 6 जिले में समता कोर हैं, और वो बहुत एक्टिव कोर है, बहुत जिंदा दिल कोर है। और उन कोर के अंदर जहां महिलाओं का बड़ा हिस्सा होगा, वहीं आपके जिला प्रधान, सेक्रेटरी, या जिसकी आपने कोई जिम्मेदारी लगाई हो जिला कमेटी में, वो भी उसका हिस्सा रहे। जब वो जिला के लेवल में करेंगे तो फिर वो नीचे के लेवल पे भी ऐसे ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो ये भी हमने सोच लेना चाहिए। एक मसला त्योहारों का है कि त्योहारों के मौके पे स्वाभाविक तौर पर आपको याद नहीं होता दिवाली कब आएगी, लेकिन दिए सबके घरों में जल जाते हैं। आपको याद नहीं होता कि फाग कब आएगा, होली कब आएगी, लेकिन वो प्रक्रिया आपको मतलब जबरदस्ती इन्वॉल्व कर लेती है सारी चीजों की, अपने आप सो गई। कोई किसी का घर नहीं कहेगा ना कि फलानी तारीख को है, लेकिन सबको मालूम होता है। लेकिन हमने यह बात बताने जाना पड़ा है कि 8 मार्च में महिला दिवस हो है, 8 मार्च महिला दिवस बताने जाना पड़ा है, बाकी के लिए आपने बताने जाना पड़ता। तो उन त्योहारों में हमारा हस्तक्षेप क्या हो सकता है। हम हमारे पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे गीत डेवलप हुए थे जो उन मौकों पे गाए जा सकते हैं। तोड़ तोड़ के बंधने वाला गीत कहीं भी गाया जा सकता है, कोई सबने स्वीकार हो जाता है। हालांकि दिक्कत तो इसकी भी बहुत सारी है, तो उन दिक्कतों को भी समझना पड़ेगा। बोले एक गुरुकुल में हम लेके चले गए कि भाई ये गीत गाना है हमने, और वो प्रिंसिपल महिला थी, वो इनकार कर दिया उसने इस बात के लिए
ये बंधनों को तोड़ने की बात करते हो। और एक पर्दा वाला गीत था, उस पर्दे वाला गीत पे मतलब ये जिक्र ठीक नहीं है। गुरुकुल की प्रिंसिपल ये बात कहती है, अब देखना पड़ेगा इस तरह की चीजें। तो एक सुझाव ऐसा भी आया था कि भाई हम ज्यादा कुछ ना करें, अपने आसपास की यहाँ से जाने के बाद अपनी जिला कमेटियों में चर्चा के साथ 25 से 50 घरों का एक सर्वे करें, छोटा सा सर्वे, कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं। उस घर में मतलब घर का मुखिया का नाम एक बात होगी, घर में सदस्य कितने हैं मेल फीमेल के तौर पे, और आमदनी के साधन क्या है, आमदनी के साधन क्या है, और उस आमदनी के साधनों में रोल किसका ज्यादा है, क्या है, कैसे वो जीवन जीता है परिवार। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि आजीविका के साधनों के लिए परिवारों में क्या क्या करना पड़ रहा है। जो अभी बातचीत में भी आया कि 70% परिवारों के अंदर महिलाओं पे बोझ बढ़ चुका है इस बात का। हालांकि पिछले आंकड़े ये बताते हैं कि 35 से 40% परिवारों की तो मुखिया महिलाएं हैं, मतलब उस तरीके से कि उनके पति जीवित नहीं है, विडो महिलाएं हैं, या फिर ऐसी स्थिति है कि उसको अगर संभालना पड़ रहा है, ऐसी भी स्थिति है। तो इन चीजों को भी हमें देखने की जरूरत है। और कुछ बात मैं थोड़ी सी एक दो और इसमें जोड़कर अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो बात आ रही है ना कि अपने ज्ञान विज्ञान आंदोलन को हम आगे बढ़ाने की जब बात करें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज्ञान विज्ञान परिवार भी बढ़ाने चाहिए। अभी हम एकल हैं, व्यक्तिगत हैं, परिवारों के अंदर विमर्श नहीं है, तो परिवार ज्ञान विज्ञान परिवार नहीं है। और ज्ञान विज्ञान परिवार के तौर पे जब आप कोई वातावरण बनाने की बात करेंगे, तो फिर वो सारी हमारी जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को भी हम दूर कर पाएंगे। जो कई बार ये आता है ना, अभी सवाल आता है कि भाई ये जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये व्यवहार में अपने परिवारों में भी इनको लागू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो सच है, लेकिन उसको अगर करना है तो वो परिवार हमें बनाना पड़ेगा, अपने परिवार में ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा ताकि हम अपनी कमजोरियां नोट कर सकें। अन्यथा कमजोरियां हम नोट नहीं करते, हमें मालूम नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। वो तो फिर परिवार के लोग बताएंगे कि अड़ा गलती कर रखी, अड़ा तेरी खरीदारी चल रहे हैं, तो यूं कर रहे हैं, बात यूं कर रहे हैं, फिर ये सारी बातें आएंगी, पुरुषों के समझ में आएंगी तो महिलाओं को लेके भी आएंगी। और ये ठीक ही कहा कि दोनों पक्ष हैं, पीड़ित जब है ना, जो संवेदनशील पक्ष है, कमजोर तबके के पक्ष का जो भी व्यक्ति है, जब पुरुष है चाहे महिला है, वो भी पीड़ित है आज के समाज में। तो उस पीड़ा को साझा करने का परिवारों के अंदर मौका है, और हम इस तरीके से देखने की जरूरत है। एक आमतौर पर मैं हमेशा सुनता रहा कि जो हमने सुन लिया वो बहुत थोड़े समय तक याद रहता है, जो हमने पढ़ लिया वो थोड़े ज्यादा देर तक याद रहता है, और जो हमने करके देख लिया वो स्थायी तौर पर लंबे समय तक याद रहता है। हम कई बार सुन के इतने भावुक हो जाते हैं। प्रमोद जी जब बोल रहे थे तो ऐसा वातावरण था कि अगर आप सुई भी नीचे डाल देते तो उसकी भी आवाज सुनाई देती, मतलब यूं कह देते हैं ना, पिन, मतलब एक प्रकार से ड्रॉप, जो साइलेंट, इतना साइलेंट वातावरण, गमगीन सा वातावरण हो जाता है। कई बार इतनी बुरी हालत है, रोने को दिल करता है, बहुत सारे लोगों के आंसू भी आ जाते हैं, ऐसा वातावरण है समाज में। तो ये जब ये सुन के हम एक प्रभाव लेते हैं, इस प्रभाव को अगर हम नहीं अध्ययन करेंगे, जब पुस्तक की ओर मैं इशारा कर रहा हूं तो ये इसीलिए कर रहा हूं, ये केवल एक पुस्तक का मसला नहीं है कि केवल यही पुस्तक पढ़नी है। बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनको जब हम पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो हम यह बात की हिम्मत कर पाएंगे जो अभी तक हमारे अंदर कमजोरी है, कि जब ये काम करोगे, फील्ड में जाओगे तो आपके खर्चे नहीं होंगे क्या? जब उन खर्चे होंगे तो उनके लिए हम कहां से जुटाते हैं? प्रमोद जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम एक जगह ऐसा पहुंच गए कि हमने स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहिए जो सरकार की मदद नहीं लेगा। अब आपके पास सरकार की मदद नहीं है तो किसकी मदद है? पब्लिक की मदद है। पब्लिक की मदद है तो पब्लिक के बीच में तो आपने फिर चंदा के लिए जाना पड़ेगा, पब्लिक से मदद लेनी पड़ेगी। वो मदद लेनी पड़ेगी तो फिर आपने बहुत सारे आपके दिमाग में जो घर करे बैठे हैं उन चीजों को तोड़ना पड़ेगा कि मैं किसी का क्यों हाथ फैलाऊं, क्यों मतलब चंदा के लिए उसे मांग करूं। और जब चंदे के लिए मांग करते हैं तो बहुत बार ये आता है कि निराशा की स्थिति बढ़ जाती है, बहुत अगवा साथी भी हमारे चंदा से दूर हट जाते हैं। तो फिर वो उस जगह पे आके वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब प्रैक्टिकल करते हैं तभी हम समझ पाते हैं। मतलब डॉक्टर दहिया को अगर कोई आदर्श मान रहा है कि पीजीआई का एक सबसे वरिष्ठ सर्जन है और उसकी वो मतलब गांव-गांव जाकर गांव के अंदर बैठे और वो ये सोचता है
कि अगले के जिसके चाय पीनी है ना, उसके कई देर में चाय आ रही है तो फिर वो चाय के बाद भी सोचेगा इतनी देर क्यों लगी। वह इसलिए लगी कि अगला घर में दूध कौन था, दूध लेने चले गए और दूध लेकर आए तो दूध लेने में कई देर गया। डॉक्टर भैया ने फिर यूं फैसला कर लिया कि वह आगे तक उगा तो दूध की चाय नहीं पीते, आपने तो वाई चाय ले आओ जो आपके काली बना है। तो ये इस तरह के अनुभव हासिल होना ये कोई आसान काम थोड़ा है। मतलब एक साधन संपन्न व्यक्ति जिसकी स्थिति बेहतर है वो वहां तक पहुंचा, तो इसलिए तो आदर्श बनते हैं। तो ऐसे आदर्श भी स्थापित करने की जो हम बात कर रहे हैं। और एक बात मैं लास्ट कहते हुए कि जत्थे जो हैं वो वातावरण बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम व्यवहार में उनको नीचे लेके जाते हैं तो बहुत सारी पेचीदगियां सामने आती हैं, उनसे हमने टकराना होता है। टकराते हुए निराशा हौसला जैसी भी स्थिति बनती है आगे बढ़ना होता है, और जब ये आगे बढ़ते हैं तभी बदलाव की कोई उम्मीद हमें बनती है। एक अड़चन जो बहुत भयंकर तौर पे सामने आती है, जिनका जिक्र कल से भी हुआ है, जातीय तौर पे। मतलब दिल्ली तो देश की राजधानी है, मेरा निजी अनुभव बता रहा हूं मैं कि दिल्ली में आप अपनी जाति बता के, और अगर आप दलित जाति से हैं, आपको अनेक इलाकों में मकान किराए पे नहीं मिल सकता, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी नहीं मिल सकता है। तो दिल्ली की हालत है। और हरियाणा तो क्योंकि खाप्पों का यहाँ सिरमौर रही है, खाप्पे आज तक भी हैं, खाप्पों का बोलबाला है, उन खाप्पों के प्रदेश में आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे वातावरण में जो जातियों का संकट है, तो ये समझना पड़ेगा कि ये जाति टूटना तोड़ना बहुत जरूरी है। और अगर इसको तोड़ने की टूटने की बात कहा तो अंबेडकर की जाति का विनाश जैसी पुस्तकों को भी पढ़ना ही पड़ेगा, और उनको फिर आत्मसात करते हुए रास्ते निकालने पड़ेंगे। और जब ये रास्ते निकालेंगे तो फिर हमें जो जिस विज्ञान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं उसको आगे बढ़ते हुए हम अपने वातावरण को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि हम इसको लेके बात करेंगे। और ये सांगठनिक प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि कोई लक्ष्य लेके तो हमें फिर भी आगे बढ़ना ही है। और एक बात ये और ध्यान में आई कि बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं जो हमें हौसला देते हैं, ऐसी चीजें भी जैसे फिल्म में विशेष तौर पर। अब यह एक पोस्टर लगा है युद्ध के खिलाफ। अब युद्ध के खिलाफ एक मतलब गौहर रजा जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, देश के बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम था खूबसूरत जहाज। उसमें बता रखा है कि युद्ध के जो हथियार हैं, उन हथियारों को किस किस तरीके से डेवलप किया गया, वो आज कहाँ पहुंच के किस स्टेज में है। तो ऐसी चीजों को हमने देखते हुए समझने की जरूरत है। और बहुत सारी फिल्में जो रूटीन में भी आती, अब आप देख लोगे तारे जमीन पर फिल्म देख लोगे तो बच्चों की पढ़ाई की समस्या को लेकर आप बात कर सकते हैं। 3 इडियट को देख लोगे तो आप और दूसरी तरह की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके की उन्हें फिल्मों का भी चयन कहीं कहीं करना चाहिए, और वो दिखाने चाहिए। पीके जैसी फिल्म अंधविश्वास के ऊपर चोट करने वाली चीजें हैं, तो ये देखनी हमने चाहिए। और अंत में बताते हुए एक अनुभव और साझा करते हुए मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि पिछले दिनों हमें पंजाब में जाने का मौका मिला। तरकशील सोसाइटी नाम की एक संस्था है जो अंधविश्वास के खिलाफ काफी काम करती है। उन्होंने लास्ट में 2 लक्ष्य रखे, हालांकि वो लक्ष्य हमारे आंदोलन से मिलते जुलते तो हैं, लेकिन अपने आंदोलन से थोड़े छोटे लक्ष्य हैं। अब उन्होंने ये रखा, वो एक पत्रिका निकालते हैं तर्क ज्योति के नाम, तरकशील पथ, वे उनका हम बिक्री करेंगे। दूसरा उन्होंने जो बहुत बेहतर हथियार है वो एक अपना रखा है। पंजाब के अंदर वो स्कूलों के अंदर किताबें देते हैं, उन किताबों को बच्चे पढ़ते हैं, उसके ऊपर फिर एग्जाम देते हैं साल में एक बार, और उनको फिर वो हौसला अफजाई के लिए कोई सम्मेलन आयोजित करके उन बच्चों को हौसला अफजाई करते हैं। और ये पूरा पंजाब के अंदर है। और वो किताब हम भी लेकर आए हैं जो उत्तरी भारत में उन्होंने मतलब वो किताब जो हरियाणा सॉरी हिंदी भाषी जो राज्य है उनके अंदर प्रयोग की जा सकती है। हालांकि पंजाब में तो पंजाबी की किताब को बेचते हैं। तो उसके अंदर अंधविश्वास के खिलाफ, रूढ़िवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, इनके खिलाफ बहुत बेहतर वातावरण बनता है। बच्चे जब उनको पढ़ते हैं और फिर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका एक असर ज्यादा स्थायी रहता है। तो इस तरह की प्रक्रियाएं आप भी अपने आसपास के स्कूलों में सोच सकते हैं, ऐसा भी हमें सोचना चाहिए। जी शुक्रिया। एक बार अपने ज्ञान मीटिंग का बता दो। हाँ सॉरी ये चीज छुट्टी मतलब इन्हीं प्रक्रियाओं को हम लगातार और बेहतर तरीके से नीचे तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जैसे मौखिक बात और लिखित बात का सवाल है ना, तो बहुत लंबे समय से एक बात रही दिमाग में, क्योंकि साक्षरता आंदोलन तो हम करते थे, अरकारा एक पत्रिका निकलती थी हमारी, और कई सारी पत्रिकाएं बीच बीच में निकली। लेकिन इसके बाद हमने अभी पिछले कोरोना के समय से 2020 से एक पत्रिका निकालनी शुरू करी जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान बुलेटिन। और वो जो ज्ञान विज्ञान बुलेटिन है
वो 16 पेज की बुलेटिन है। उस बुलेटिन के अंदर उस दौर में हम कुछ भी मतलब ऐसी अंधविश्वास रूढ़िवाद जो कोरोना को लेकर थे उनके प्रति अवेयरनेस से शुरू की थी, और आज वो बुलेटिन हमारे आंदोलन का एक मुख्य औजार बन चुकी है। धीरे धीरे वो और ज्यादा डेवलप होनी है, वो एक अलग बात है। और उस औजार को अगर हम अपने लर्निंग सेंटर के अंदर, अपनी यूनिट के अंदर, व्यक्तिगत भी अपने खुद के बौद्धिक विकास के लिए भी उसको अगर हम पढ़ते हैं तो वो बहुत बेहतर हथियार हमारा है। और उसके अंदर ये जो दिवसों की मैं बात कर रहा हूं, इन दिवसों से पूर्व भी सामग्री और दिवसों के कार्यक्रम होने के बाद की भी सामग्री, और उसके अलावा बहुत सारे अन्य आर्टिकल जो हमारे इस विचार को मजबूत करने के लिए, इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए कारगर सामग्री है, उसको हम जरूर पढ़े। वो मासिक निकालने का प्रयास है, निकल नहीं पा रही है, अनियमित काली है ना, लगभग 1.5 महीने में एक बार वो हम निकालते हैं, उसको हम जरूर पढ़ें। दूसरा, पिछले दिनों 4 पुस्तकें हमने प्रकाशित की है अपनी आंदोलन की ओर से, ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से। उनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जो अभी लेटेस्ट हैं। उनमें एक पुस्तक तो है आइडिया ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत की संरचना, इस नाम से है। सारी 40-42 पेज की पुस्तक है। आप पूरे संविधान के मूल मंत्र को मतलब आपका एक खाका दिमाग में बन जाएगा अगर उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे। और अभी एक किताब और निकाली है, विज्ञान और वैज्ञानिक मानसिकता। और ये विज्ञान और वैज्ञानिक मानसिकता की जब हम बात करें, तो हमारे ज्ञान विज्ञान आंदोलन के 2 प्रमुख लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति के अंदर है चीजें। एक लक्ष्य है समाज का दृष्टिकोण है जो वैज्ञानिक मानसिकता पर आधारित बनाना, और दूसरा है सामाजिक न्याय। इन 2 बिंदुओं के इर्द गिर्द में सारी चीज घूमती है, तो वो पुस्तिका हमारे काम आती है। 3 बार की डिक्लेरेशन हुई है अभी तक देश में, 1981 में, 2011 में, 2024 में, कि विज्ञान के सामने क्या चुनौती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व क्या है, सारी चीजों को लेके। तो उसको लेकर के वो पुस्तिका है। उससे पहले और दूसरे बिंदुओं की पुस्तिकाएं हैं, तो इन सामग्री को भी हमने जरूर पढ़ना चाहिए। जब इनको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आत्मसात करेंगे तो फिर हमारा हौसला और बढ़ेगा, और हम ये जो छोटे छोटे स्टेप उठा रहे हैं, इन स्टेप को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जी।